हेलो एवरीवन, आई एम पवन फ्रॉम TCML एंड आज हम आपसे बात करने वाले हैं स्पास्टिक पैरालिसिस और फ्लैसिड पैरालिसिस के ऊपर। एंड इन दोनों के डिफरेंस को क्लियर करने से पहले हम आपको एक एग्जांपल देना चाहते हैं ताकि आपके माइंड में एक इमेज बन जाए कि हम बात क्या करने वाले हैं। तो देखिए, एग्जाम्पल के अंदर हम बात करने वाले हैं बोटॉक्स इंजेक्शन की। मतलब कि आपने देखा होगा ना यार, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, मतलब किसी की उम्र 45 साल है, किसी की उम्र 50 साल है, कोई 60 का है, कोई 70 का है, कोई 75 का है। ओवरऑल इतनी ज़्यादा एज होने के बाद भी आपने बहुत सी सेलिब्रिटी के फेस पे कोई भी झुर्रियाँ नहीं देखी होगी। नॉर्मली क्या होता है कि इतनी एज के बाद जो फेस होता है उस पर क्या आ जाएगी, झुर्रियाँ आ जाएगी। बट जो सेलिब्रिटी होते हैं उनकी फेस पे झुर्रियाँ नहीं होती हैं। और इसका रीज़न क्या है, बोटॉक्स, या फिर बोल दीजिए इसका रीज़न क्या है, फ्लैसिड पैरालिसिस। क्योंकि वो क्या करते हैं, अपने फेस पे लगाते हैं बोटॉक्स का इंजेक्शन। एंड बोटॉक्स के इंजेक्शन लगाने से क्या हो गया, जो हमारे फेस की मसल्स होती है उनमें हो जाती है फ्लैसिड पैरालिसिस, जिससे उनके फेस की झुर्रियाँ नहीं दिखाई देती और 70 साल का बंदा भी या बंदी भी क्या दिखता है, यंग दिखता है। ओके। एंड पहले हम इन दोनों के डिफरेंस की बात कर लेते हैं, देन बोटॉक्स को और भी अच्छे से क्लियर करेंगे। तो देखिए, स्पास्टिक पैरालिसिस इसे आप कहाँ पढ़ते हो, अपर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस के अंदर। एंड फ्लैसिड इसे आप कहाँ पढ़ोगे, लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस के अंदर। ओके, तो मैंने यहाँ क्या लिखा, UMN यानी कि अपर मोटर न्यूरॉन, LMN यानी कि लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस, अपर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस। ओके। एंड देखिए, आप यहाँ क्या पढ़ रहे हो, मोटर न्यूरॉन, MN मोटर न्यूरॉन। तो ऑफ कोर्स मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मोटर सप्लाई की। ओके। ओवरऑल मैं यहाँ किसकी बात करूँगा, मसल्स की बात करूँगा, मसल्स की पैरालिसिस की बात करूँगा। एंड जो स्पास्टिक पैरालिसिस होती है उसके अंदर क्या हो जाता है, जो मसल है वो हो जाती है रिजिड। एंड मसल रिजिड हो गई मतलब मसल कठोर हो गई, सॉलिड हो गई। एंड क्यों हुई, क्योंकि जो मसल की टोन है वो बढ़ गई। ओके। मतलब कि जो स्पास्टिक पैरालिसिस होती है उसके अंदर जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में मिलती है। अगर मसल कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में मिलेगी तो ऑफ कोर्स मसल की टोन बढ़ जाएगी। तो देखिए, आप पहले क्या है पूरा लिख लो, फिर हम आपको क्लियर करेंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें रटने की नहीं है। जब आप कंपेरिजन करोगे तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से जाएगी, आपको लगेगा कि हाँ यार, रटने की नहीं है। तो देखिए, मैंने जितना भी बोला मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। हाँ, तो देखिए, मैंने स्पास्टिक पैरालिसिस के लिए जो भी बोला वो सारा यहाँ लिख दिया है ब्लैक स्केच से, कि स्पास्टिक पैरालिसिस इसके अंदर क्या होगा, जो मसल है वो हो जाएगी रिजिड, एंड मसल की टोन बढ़ जाएगी और मसल कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में ही रुक जाएगी। एम मतलब मसल टोन इंक्रीज। एंड मसल टोन इंक्रीज इसके लिए क्या यूज करते हैं, हाइपरटोनिया। हाँ, तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, हाइपरटोनिया यानी कि मसल टोन बढ़ गई, हाइपर मतलब बढ़ गई, एंड मसल स्ट्रेक कॉन्ट्रैक्टेड मतलब मसल है वो कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में ही रुक गई। ओके। एंड देखिए, इसे हम और भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, फ्लैसिड का पूरा लिख लेते हैं। तो देखिए, इसका पूरा अपोजिट इस साइड है। यहाँ पे क्या थी, मसल रिजिड थी मतलब कठोर थी, तो यहाँ क्या हो जाएगी, हमारी मसल हो जाएगी सॉफ्ट। यहाँ पर मसल की टोन बढ़ी थी तो यहाँ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। एंड इसके अंदर कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। ओके। तो देखिए, मैंने जितना भी बोला मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, तो देखिए, मैंने जितना भी बोला वो यहाँ लिख दिया है कि फ्लैसिड पैरालिसिस के अंदर क्या होगा, मसल सॉफ्ट होगी, रिजिड नहीं होगी, कठोर नहीं होगी। एंड इसमें मसल टोन क्या है, डिक्रीज हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिया हो जाएगा। एंड इसके अंदर मसल कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होता है। ओके। एंड अब हम आते हैं फ्लैसिड पैरालिसिस और स्पास्टिक पैरालिसिस के ऊपर। ओके। तो देखिए, इसके लिए मैं अपने राइट हैंड का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो मेरा राइट हैंड क्या है, पैरालिसिस वाला। एक बार मैं इसके अंदर फ्लैसिड करवाऊंगा, एक बार मैं मेरे राइट हैंड के अंदर क्या कराऊंगा, स्पास्टिक करवाऊंगा। एंड जो लेफ्ट हैंड है ये किसका है, डॉक्टर का हैंड है। मतलब राइट हैंड, दिस इज़ द पेशेंट हैंड, और जो मेरा लेफ्ट हैंड है ये डॉक्टर का हैंड है। ओके। तो मेरे राइट हैंड के अंदर क्या हो गया, मतलब पेशेंट के राइट हैंड के अंदर क्या हो गया, फ्लैसिड पैरालिसिस। तो इस पोजीशन में पेशेंट का हाथ बेड पे पड़ा हुआ है एंड डॉक्टर साहब आए, मतलब लेफ्ट हैंड किसका है, डॉक्टर का, अज्यूम कीजिए। ओके। तो ये डॉक्टर का हैंड है। एंड डॉक्टर ने जैसे ही इसकी फिंगर को ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ओवरऑल डॉक्टर जिस तरह से मूवमेंट करा रहा है ना, उस तरह से मूवमेंट हो रहा है। डॉक्टर को कोई भी रेस्ट्रिक्शन फील नहीं हो रहा कि मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ तो ये उंगली ऐसे नहीं घूम रही, ऐसा कुछ नहीं होगा। डॉक्टर जो मोमेंट कराएगा वही मोमेंट होगा पेशेंट के हैंड का। किस केस में, फ्लैसिड पैरालिसिस के केस में, क्योंकि मसल सॉफ्ट हैं। ओके। बट इन द केस ऑफ स्पास्टिक पैरालिसिस, मतलब कि आप अज्यूम कीजिए कि अब ये वाला हाथ किसका है, स्पास्टिक पैरालिसिस वाले पेशेंट का, एंड ये वाला हाथ किसका है, डॉक्टर का। तो इस पोजीशन में क्या हो गई, स्पास्टिक पैरालिसिस। एंड अब आए डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर का हैंड है। एंड डॉक्टर जैसे ही इसकी फिंगर को ऐसे मूव कराएगा ना, तो ये फिंगर ऐसे मूव नहीं होगी,
मतलब हाथ जैसा है ना वैसा ही रहेगा। मैं कितना भी जोर लगाऊं, कितना भी जोर लगाऊं, डॉक्टर कितना भी जोर लगाए, उस हाथ में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा। किसमें? स्पास्टिक पैरालिसिस के केस में, क्योंकि क्या हो गई, मसल रिजिड हो गई। ओके, आई होप आप इन दोनों का डिफरेंस समझ गए होंगे। और देखिए, आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो स्पास्टिक पैरालिसिस का पेशेंट है ना, उसके अंदर अकड़ बहुत ज़्यादा होती है। मतलब पेशेंट जिस पोजीशन में ओपीडी में आएगा ना, उसी पोजीशन में रहेगा। चाहे आप अपने हाथों से उसको सही करो, उसकी पोजीशन को सही करो, तब भी नहीं होगी। मतलब कि इस पोजीशन में आया स्पास्टिक का, तो आप चाहते हो कि यार ये फिंगर अच्छे से खुल जाए, तो आप इसे खोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पेशेंट के अंदर अकड़ बहुत ज़्यादा है। और देखिए, मैं यहाँ बोल रहा हूँ ना, अकड़ बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब कि मसल टोन बहुत ज़्यादा है। एंड मैंने बोला कि जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहेगा, मतलब मसल रिजिड है, मसल कठोर है, मसल कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में ही रुक गई है, तो ओवरऑल जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहेगा। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे। एंड जो फ्लैसिड पैरालिसिस का पेशेंट होता है वह बहुत ही अच्छा सा होता है, उसमें अकड़ बिल्कुल नहीं होती या अकड़ एब्सेंट होती है। और आप जैसा करोगे ना, ये पेशेंट है कोई, आप इसे उल्टा भी कर सकते हो, सीधा भी कर सकते हो, हाथ ऊपर करो नीचे करो, पैर ऊपर करो नीचे करो, आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। किसके अंदर? फ्लैसिड पैरालिसिस के पेशेंट के अंदर। एंड मैंने बोला कि यहाँ पर अकड़ कम है या एब्सेंट है, मतलब मसल टोन कम है। एंड मैंने बोला कि आप किधर भी करो, राइट लेफ्ट, हाथ पैर ऊपर करो नीचे करो, कुछ भी करो, मतलब मसल सॉफ्ट है और मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे। एंड अब हम आते हैं हमारे बोटॉक्स के ऊपर। तो देखिए, जो बोटॉक्स टॉक्सिन होता है ना, वो क्या करवाता है? फ्लैसिड पैरालिसिस। तो देखिए, मैं इसी के नीचे यहाँ पर रेड स्केच से कर रहा हूँ इसका एग्जाम्पल। हाँ, तो देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा, बोटुलिनम टॉक्सिन, और इसी बोटुलिनम को क्या बोलते हैं हम? बोटॉक्स बोलते हैं। ओके, और देखिए जो मैंने बताया था ना कि सेलिब्रिटी लोग होते हैं, कोई 60 साल का बंदा है, 50 साल का बंदा है, उसके फेस पे झुर्रियाँ पड़ी हुई है और उसे यंग दिखना है, मतलब उसको झुर्रियों को ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे, इस फेस के ऊपर लगाएंगे बोटॉक्स का इंजेक्शन। तो अज्यूम कीजिए कि ये बोटॉक्स की वॉइल है। ओके, एंड ये क्या है? इंजेक्शन। तो हमने क्या किया, इंजेक्शन लिया, इसके अंदर से बोटॉक्स निकाला। ओके, बोटॉक्स भर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस बंदे के फेस के ऊपर क्या लगाएंगे? बोटॉक्स के इंजेक्शन। जहाँ जहाँ पर झुर्रियाँ हैं, लाइक नाक के साइड में झुर्रियाँ हैं तो वहाँ लगा देंगे, अगर जो आँख है उसके ऊपर झुर्रियाँ हैं वहाँ लगा देंगे। ओके, अगर गर्दन के आसपास है तो हम वहाँ इंजेक्शन लगा देंगे। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे। और देखिए, इस इंजेक्शन को लगाने से क्या होगा, फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगी उन सभी मसल्स की जहाँ पर हमने बोटॉक्स का टॉक्सिन लगाया है। ओके, एंड अगर फ्लैसिड पैरालिसिस हो गई तो जो फेस के मसल्स हैं जहाँ पर इंजेक्शन लगाया है, वहाँ की मसल्स क्या हो जाएगी? सॉफ्ट हो जाएगी। सॉफ्ट हो जाएगी तो मसल की टोन डिक्रीज हो जाएगी, मसल की टोन डिक्रीज हो जाएगी तो मसल के कॉन्ट्रैक्शन एब्सेंट हो जाएंगे। ओवरऑल न्यू है कि जिस पेशेंट के फेस के ऊपर हमने बोटॉक्स टॉक्सिन लगाया है ना, वहाँ पर मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, मतलब उस बंदे के फेशियल एक्सप्रेशन खत्म हो जाएंगे। वो बंदा हंस रहा है, ये हमें फील नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यार जो उसकी फेशियल एक्सप्रेशन की मसल्स होती है, उन्हें तो हमने क्या कर दिया, फ्लैसिड पैरालिसिस कर दिया। बट वो बंदा क्या दिखेगा? यंग दिखेगा। मतलब कि जिस पेशेंट के फेस के ऊपर हमने बोटॉक्स लगाया है ना, उस बंदे के फेस के ऊपर हमें दो चीज़ें दिखाई देगी। सबसे पहला क्या होगा? फेशियल एक्सप्रेशन एब्सेंट, और दूसरा क्या होगा, वो बंदा हमें यंग दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि उसके फेस के सारे रिंकल्स क्या हो गई है? ख़त्म हो गई है। ओके, मतलब कि जिस पेशेंट के अंदर हमने बोटॉक्स लगाया है ना, वो पेशेंट अगर हंसेगा, रोएगा, मुस्कुराएगा, मतलब डिफरेंट टाइप के अगर फेशियल एक्सप्रेशन बनाना चाहेगा तो वह नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा? भाई पैरालिसिस कर दिया, बोटॉक्स लगा दिया। ओके, एंड आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे कि स्पास्टिक पैरालिसिस क्या होती है, फ्लैसिड पैरालिसिस क्या होती है और बोटॉक्स क्या होता है। एंड देखिए, जो ये वॉइल है ना, ये बोटॉक्स की नहीं है। आपके बहुत सारों के कमेंट आएंगे कि सर ये तो कोगुलेशन फैक्टर 8 की वॉइल है और आप बोटॉक्स बोल रहे हो। तो देखिए, मैं समझाने के लिए इसे बोटॉक्स बोल रहा हूँ। ओके, ताकि आपको लगे कि हाँ यार ऐसे लगाते हैं बोटॉक्स। ओके, और देखिए कोगुलेशन फैक्टर 8 इसे कहाँ लगाते हैं हम? हीमोफीलिया के पेशेंट के अंदर। आपको पता होगा ना, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी। तो ये 8 वाला है ना, तो 8 वाला कहाँ लगाएंगे? हीमोफीलिया ए के पेशेंट के अंदर। ओके, तो देखिए आज की जो हमारी वीडियो है वो यहीं पर फिनिश होती है। एंड अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। और देखिए, आप इसके बगल में एक चीज़ लिख लेना, और वो क्या है कि ये क्या करता है? फेशियल रिंकल्स एब्सेंट। हाँ, तो देखिए बोटॉक्स के लिए मैंने जो भी बोला वो यहाँ लिख दिया है कि ये 2 काम करेगा। फेस के रिंकल्स ख़त्म, फेस के एक्सप्रेशन ख़त्म। एंड फेस की रिंकल्स ख़त्म होने से क्या होगा कि जो पेशेंट है वो यंग दिखाई देगा, इसीलिए इसे सेलिब्रिटी लगवाते हैं। और जो फेस का एक्सप्रेशन है वह ख़त्म है, मतलब जो रोएगा, हंसेगा, मुस्कुराएगा, डिफरेंट टाइप के फेशियल एक्सप्रेशन नहीं बना पाएगा। ओके।